अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर कमल चैट। डियर स्टूडेंट्स, आज के हम अपनी इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.2 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 7 to 13, उनको सॉल्व आउट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी जो चैप्टर नंबर 7 है, इसके एक्सरसाइज 7.2 के जो फर्स्ट पार्ट है वो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया हुआ है। तो अभी हम इसका रिमेनिंग पार्ट्स करेंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। बेटा, सब्सक्राइब करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आने वाली हर नई जो वीडियो है वो आप तक नोटिफिकेशन के थ्रू पहुंच जाएगी और आपको सर्च करनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम चैप्टर नंबर 7 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसकी सारी इंपॉर्टेंट थिंग्स, इसके फार्मूलाज। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इनको सॉल्व करने में हमारे लिए आसानी है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास लिखा हुआ है, फाइंड एन इक्वेशंस ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। ठीक है, एक परपेंडिकुलर लाइंस है। अब परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है? मीन टू से कि एक आपके पास ऐसे एक्सिस लाइन है और उस लाइन को कोई लाइन कट करे। ठीक है, देखिए एक लाइन आपके पास है, इस तरह होती है ना, उस लाइन को कोई अंदर से कट करे दरमियान से, इस तरह। ठीक है, ये शेप जो बन जाती है, ये जैसे मैंने बनाई है, ये एक आपके पास परपेंडिकुलर लाइन कहलाती है। ठीक है, और इसके जो 3 पॉइंट्स हैं वो आपके पास सॉरी जो 2 पॉइंट्स बन रहे हैं वो ये है ए और बी। ठीक है, जो इसके सेगमेंट है, ज्वाइनिंग सेगमेंट है। अब हम जो है वो ये फाइंड आउट करेंगे कि फाइंड ए इक्वेशन। अब हम इसकी एक इक्वेशन बनाएंगे इसके थ्रू। ठीक है, अब ये देखो हमारे पास 2 पॉइंट्स थे, इसके ए और बी। तो अब इसकी ये जो स्लोप आएगी ना, जिसके ऊपर ये परपेंडिकुलर कर रहा है, ये जो पॉइंट आ रहा है हमारे पास एंडिंग पॉइंट एम, इसको फाइंड आउट करना है हमने। क्लियर? ऑलराइट जी, स्लोप ऑफ ए बी फाइंड हमने करनी है। हम जानते हैं, हमने पिछले जो क्वेश्चंस है उसमें बहुत दफ़ा स्लोप का फॉर्मूला पढ़ लिया है और फॉर्मूला मेरा ख्याल है अभी आपको याद हो गया होगा। फॉर्मूला होता है y2 - y1 बाई x2 - x1। ठीक है, ऑलराइट जी, अब ये देखो 2 पॉइंट्स हमारे पास थे। पहली ब्रैकेट हम x1 y1 रख देंगे, दूसरी ब्रैकेट को हम x2 और y2 रख देंगे। y2 - y1 करना है तो 8 - 5 हो जाएगा, तो 9 - 3 हो जाएगा। 8 में से 5 निकालो, 3 बच गया, 9 में से 3 निकालो, 6 बच गया। तो ये देखो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो आपके पास जो फ्रैक्शन आएगी वो आ जाएगी 1/2। यानी कि ए बी की जो स्लोप आई है वो आपके पास क्या आई है? 1/2। अब क्योंकि स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थे, ठीक है, अब 1/2 आई है ना। अब मेरी बात ध्यान से देखिए, हमने पीछे इसकी थ्योरी पार्ट में भी पढ़ा था परपेंडिकुलर के बारे में, और इसके जो फर्स्ट पार्ट की वीडियो थी उसमें भी हमने पढ़ा था इसके जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि परपेंडिकुलर का क्या मतलब होता है। अब ये देखो आप ध्यान से कि हमारे पास जो आंसर है वो ये आया है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, वो आया है 1/2। ठीक है, ये हमारे पास ए बी की स्लोप आ गई। अब इसका परपेंडिकुलर का मतलब क्या है? इसको उलट कर दें। तो ये 1/2 है तो इसको हम 2/1 कर देंगे, और दूसरा ये प्लस है तो इसको हम माइनस कर देंगे। तो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर, ये जो साइन बनाया ना, इसका मतलब है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वो क्या आ जाएगी? -2/1। ठीक है, तो ये इक्वल टू -2 ही होगी ना, फ्रैक्शन के नीचे 1 की तो कोई वैल्यू नहीं होती। ऑलराइट, अब हमने जी इसका एम फाइंड आउट करना है, यानी कि इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो मिड पॉइंट का क्या फॉर्मूला? पहले हम दोनों जो वैल्यूज हैं वो लिख लेते हैं दोनों। एक है हमारे पास ए की वैल्यू है 3 5, और उसके बाद बी वाला सेक्शन हमारे पास है 9 और 8। ठीक हो गया, 9 और 8। अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला भी हमने पहले पार्ट में और पहले पार्ट में फाइंड आउट नहीं किया, लेकिन 7.1 में जो है वो हमने मिड पॉइंट के बारे में बहुत जो है ब्रीफली पढ़ा था कि मिड पॉइंट के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हमने 7.1 में सॉल्व आउट किए थे। अब यहाँ पे मिड पॉइंट क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं? देखें, एक ऐसे सेगमेंट थी, एक लाइन थी हमारे पास, और उस लाइन को दरमियान से ऐसे उसके ऊपर चीज़ को परपेंडिकुलर उसको कट किया, तो ये जो पॉइंट था ये एम था, इसका मिड पॉइंट। इसलिए अब हम इसका मिड पॉइंट फाइंड कर रहे हैं। तो बेटा हम x1 + x2 करेंगे और y1 + y2 करेंगे। मिड पॉइंट का फॉर्मूला था, मैं यहाँ पे दोबारा लिख देती हूँ, x1 + x2/2, y1 + y2/2, और ये क्या होता है? मिड पॉइंट का फॉर्मूला। ये हम 7.1 में पढ़ चुके हैं। तो 3 + 9 करेंगे, क्योंकि ये 1 है x1, ये हमारे पास x2 है, ये y1 और ये हमारे पास y2 है। तो 5 + 8, नीचे दोनों को 2 पे डिवाइड कर देंगे, 12/2 आ जाएगा, ये 13/2। ये देखें 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो 6 and 13/2 इसका क्या आ गया? मिड पॉइंट हमारे पास आ गया x1 और y का। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, हमने इसका इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करना है, क्योंकि हम अगर अपने क्वेश्चन पे मूव करें तो हमें क्वेश्चन में उन्होंने कहा था फाइंड एन इक्वेशन।
ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग। ठीक है, तो एक तो हम इसका जो है इक्वेशन फाइंड करेंगे, दूसरा इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करेंगे। तो ये हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड आउट किया है और अब यहाँ पर जो है वो हम इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर फाइंड करेंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ऑलराइट, ये जो हम स्लोप का फॉर्मूला अप्लाई करते आ रहे थे क्वेश्चन नंबर 6 से 7.2 में, हमने वही फॉर्मूला अप्लाई करना है क्योंकि ये इक्वेशन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, जब हमने स्लोप की इक्वेशन के बारे में पढ़ना होता है, लिखना होता है, तो तब हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर वाला। ठीक है, जहाँ पे हमें क्वेश्चन की इक्वेशन चाहिए होती है। ठीक है, अब y की वैल्यू जो है हमने लिखा हुआ है, अब ये -1 है, y1 है, तो y1 का आपके पास आंसर क्या आया, ये देखो, ये आपके पास x1 है, ये आपके पास y1 है। अब आप अपने पॉइंट पे मूव नहीं करोगे। ठीक है, ये जो 2 पॉइंट्स गिवन थे ना a और b, उनको नहीं देखना, आपने उन पॉइंट्स के थ्रू जो मिड पॉइंट फाइंड किया ना, आपने वो देखना है। उसमें आपके पास x1 6 है और y1 13/2 है, तो फॉर्मूले में y1 है, y1 जब आप 13/2 लिख दें, m हमारे पास क्या है, m हमारे पास आ गया -2। -2 कहाँ से आया, हमारे पास इसका आंसर स्लोप का आया था 1/2। ठीक है, तो मैंने आपको बताया ना परपेंडिकुलर में वो सारी वैल्यू उल्टी हो जाती है, तो मतलब वो क्या आंसर बच गया आपके पास -2। तो स्लोप पे बेटा आपने -2 पुट कर देना है। देन x की कोई वैल्यू नहीं है और x1 आपके पास ये जो मिड पॉइंट का x आया है 6, आपने ये लिख दिया। ऑलराइट, अब आपने क्या किया, ये जो 2 है इसको यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई करवा दिया, ये देखिए 2x आ गया और 2 6 12 आ गया। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो गया और इसके साथ हमने माइनस लिखना है। ठीक है, ये बाय मिस्टेक नहीं लिखा गया। ऑलराइट जी, अब यहाँ पे देखो इधर क्या काम किया हमने, इधर सिंपल जो है वो 2 को कॉमन ले लिया मैंने, इन दोनों के नीचे मैंने 2 रख लिया। अब y के नीचे 2 था, y के नीचे तो 1 था, तो इसलिए हमने y को 2 पे मल्टीप्लाई करना है। जैसे सिंपल हम एलसीएम लेते हैं ना, तो जो वैल्यू नीचे नहीं होती उसको ऊपर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, यही काम अब हमने यहाँ पे करना है। तो y2 आ गया, यहाँ पे -13, इसके नीचे 2 था तो हमने लिखा रहने दिया। अब ये वाला 2 अगेन इस पूरी वैल्यू के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इधर ये डिवाइड हो रहा है ना, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा सिंपल। तो ये आ जाएगा 2 2 4x एंड 2 12 24। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास बच गया है 2y एंड -13। अब यहाँ पे देखो -4x है, ये इधर माइनस का है, इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 24 इधर प्लस के इधर आके माइनस, तो ये ऑलरेडी वैल्यू इधर ही लिखी हुई है 2y -13। ठीक है, समझ आया। x सबसे पहले लिखते हैं ना, तो मैंने सबसे पहले x की वैल्यू लिखी है, इधर माइनस की है, इधर आके प्लस की हो गई है, और ये 24 इधर प्लस के इधर आके -13 वैसे ही, और प्लस 2y भी वैसे ही। ऑलराइट, अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, 24 और 13 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इन दोनों को प्लस कर लो, 37 आ जाएगा। और ये एटलीस्ट आपने जो है वो इक्वेशन फाइंड आउट कर ली, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्लियर, समझ आ गया। और जी, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा हमारे पास, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू अ लाइन हैविंग स्लोप। उन्होंने अब खुद ही उसकी जो परपेंडिकुलर स्लोप है ना, उन्होंने कहा है इसकी जो हैविंग स्लोप होगी ना, इसकी जो परपेंडिकुलर स्लोप आपने फाइंड आउट करनी है, और इसकी जो स्लोप है वो ये है, लेकिन इससे हमने परपेंडिकुलर स्लोप की तरफ मूव करना है, वो आगे क्वेश्चन में देख लेते हैं। ठीक है, एक पॉइंट दे दिया गया और एक हमें स्लोप दे दी गई है। अब सबसे पहले इन पॉइंट्स और स्लोप का हम सीधा करेंगे। अब ये देखो, स्लोप ऑफ गिवन लाइन, हमें स्लोप ऑफ गिवन लाइन क्या दी गई है, हमें बेटा वो दी गई है -3/2। ठीक है, ये देखो यही दी गई है ना कि लाइन हैविंग स्लोप, मतलब जो लाइन की अपनी स्लोप है वो क्या है, -3/2। तो मैंने लिख लिया स्लोप ऑफ गिवन लाइन वो है -3/2। अब जो हमें रिक्वायर है, रिक्वायर क्या है, परपेंडिकुलर स्लोप। ठीक है, क्या रिक्वायर है, परपेंडिकुलर स्लोप। अब इसको परपेंडिकुलर करने के लिए इसको ये जो स्लोप है इसको कंप्लीट उल्टा कर लेंगे ना, 3 ऊपर है तो नीचे कर देंगे, 2 नीचे है तो ऊपर लिख देंगे, माइनस में है तो प्लस लिख देंगे। समझ आ गया ना, परपेंडिकुलर कैसे करते हैं, टोटल वैल्यू को आपने उल्टा कर देना है, चेंज कर देना है। ऑलराइट, तो रिक्वायर्ड स्लोप को अब हम जो है अपने क्वेश्चन में यूज करेंगे। अच्छा जी, एक और लाइन आपने ऐड करनी है कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू, मतलब अब उसमें जो हमें पॉइंट दिया था, ये देखें जो लिखा हुआ था, इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू -4 एंड -6, ये पॉइंट हमने लिख लिया, और इसके साथ जो हमें स्लोप गिवन है वो हमने स्लोप लिख ली। ठीक है, हैविंग स्लोप 2/3। अब जो हमारी इक्वेशन है वो ये बनेगी। अब ये हमारे पास x1 की वैल्यू है, ये y1 की है, और ये हमारे पास m की वैल्यू आ गई। सिंपल वही इक्वेशन वाला
फार्मूला लगाएंगे, y1 की जगह पे उसकी वैल्यू है जी 6, वो लिख दिया। m की जो परपेंडिकुलर स्लोप फाइंड आउट करने के बाद वैल्यू आई है वो है 2/3, x का कोई आंसर नहीं है और x1 है हमारे पास -4। ठीक है, अब हमने ये देखो -4 था ना x, ये माइनस और ये फॉर्मूले का जो माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हमने यहाँ पर जो है देखो क्या लिखा +4। ठीक है, समझ आ गई। अच्छा जी, पता चल गया ना ये प्लस कैसे हुआ, माइनस ये वाला और ये वाला माइनस मिलके क्या हो गया प्लस हो गया। अब ये देखो सिंपल 3 इधर डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3y आ जाएगा और 3 6 18 आपके पास आ गया। अब यहाँ पे बचा है 2x + 4 आपके पास बचा है। ठीक है, ये 4 लिखा हुआ है। ठीक हो गया। और 8 जी, अब आपने इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देना है, 2x आ जाएगा, 2 4 8 आ गया आपके पास। ठीक है, अब ये देखो ये 2x भी लिखा, ये 8 भी लिखा, इधर ये वैल्यू को उठा के हमने इस तरफ ले आए, क्योंकि अगर x को इस तरफ लाएंगे ना तो फिर x के साथ माइनस आ जाएगा, तो हमें तो x के साथ माइनस नहीं चाहिए, इसलिए हमने 2x + 8 इधर ही लिखा रहने दिया, 3y इधर आके माइनस हो गया, 18 इधर आके माइनस हो गया और इक्वल टू 0 आ गया, यानी कि इस तरफ फिर कुछ नहीं बचा। अब 2x लिखा, -3y लिखा, 18 में से 8 निकाल दो तो आपके पास बच गया -10। ऑलराइट, देखें जी आपके पास इक्वेशन आ गई, आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है जी। अच्छा जी बेटा, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू दिस एंड पैरेलल टू द लाइन विद स्लोप -24। ऑलराइट, अब यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं कहा गया, यहाँ पर पैरेलल ही कहा गया है, तो जो इक्वेशन जैसी स्लोप दी गई है एज इट इज ही हमने अपने क्वेश्चन में पुट करनी है। देखिए यहाँ पे भी -24 है, यहाँ पर भी -24 है, ये एक पॉइंट है, ये स्लोप है। अगर परपेंडिकुलर का वर्ड लिखा होता तो हम इसको चेंज करते, अब पैरेलल का लिखा हुआ है तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे, इसको हम -24 ही लिखा रहने देंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब वही लाइन ये लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, लिख भी ले तो अच्छी बात है कि इक्वेशन ऑफ लाइन की जो स्लोप है वो आपके पास -24 है और उसका जो थ्रू पॉइंट होगा वो है 11 - 5। वही फॉर्मूला लगाएंगे इक्वेशन वाला, ये आ गया आपके पास x1 की वैल्यू, ये आ गई y1 की वैल्यू, x1 है आपके पास 11, y1 आपके पास 5, बाकी सारी वैल्यूज वैसे पुट करें, m की जगह पे -24 लिख दें, 24 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, -24x प्लस 24 11 आ जाएगा 264। ठीक है, टेबल नहीं भी आता तो आप कैलकुलेटर से या वैसे सिंपल मल्टीप्लिकेशन करके फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखो ये सारी वैल्यू को उठा के अपनी इस तरफ ले आना है, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे माइनस की है ना, तो इसलिए इक्वल के दूसरी तरफ आके ये प्लस की हो जाएगी, तो ये इधर माइनस है, इस तरफ आके प्लस हो गया। अब ये वैल्यू वैसे ही हम लिखे रहेंगे क्योंकि हम तो इस वाली वैल्यू को इस तरफ लेकर आए हैं ना। अब ये देखो ये 264 इधर प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा और इस तरफ सारा का सारा क्या बच गया 0। क्लियर। अच्छा जी, 24x वैसे लिखा रहने दिया, y भी वैसे लिखा रहने दिया हमने। अब 264 में से 5 माइनस कर लो तो क्या बचा 259। ठीक है, और ये आपकी क्वेश्चन आ गई, क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व हो गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में उन्होंने लिखा है फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म टू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, एक तो पहले हम इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, दूसरा फिर हम उसको नॉर्मल फॉर्म में भी कन्वर्ट करेंगे। तो ये सारी फॉर्म जो है हमने एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले पढ़ ली थी। ठीक है, एक अलग से पार्ट मैंने 7.2 का अपलोड किया है, अगर आपने वो वॉच किया तो आपको पता होगा इंटरसेप्ट फॉर्म का भी और नॉर्मल फॉर्म का भी। वैसे भी स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में हमने इंटरसेप्ट फॉर्म के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अभी बेटा हम आ जाते हैं अपने सोल्यूशन पार्ट पे। ठीक है, ये वैल्यू जो है हमें बुक पे ही दी गई है 2x, क्वेश्चन के अंदर ही 2x - 4y + 11 = 0। ठीक है, अब इसको हमने इंटरसेप्ट फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करना है। y इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास क्या होती है भला, वो होती है y = mx + c। ठीक है, और ये m जो है वो रिप्रेजेंट करता है उसको स्लोप की वैल्यू को, और c मतलब y इंटरसेप्ट आपके पास कांस्टेंट वैल्यू। क्लियर हो गया। अब ये इतनी सी वैल्यू हमें दी गई है इक्वेशन के फॉर्म में, अब इसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि इक्वल की साइड पे क्या रहना चाहिए, सिंगल y। तो -4 यहीं पे मैंने रहने दिया, 2x इधर प्लस का है तो इस तरफ इक्वल की 0 की तरफ आके माइनस का हो गया, 11 इधर प्लस का है इस तरफ आके माइनस का हो गया। हमने दोनों वैल्यूज को इस तरफ क्यों लेकर आए, क्योंकि इक्वल की साइड पे हमें जस्ट y चाहिए। ऑलराइट, अच्छा जी, अब आगे देखें
यहाँ तक तो हमने कर लिया, लेकिन इक्वल के इस साइड पे हमें जस्ट y चाहिए ना, तो इसके साथ तो -4 भी लिखा हुआ है, तो -4 को यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके दोनों वैल्यू के नीचे वो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो इधर भी 4 लिख दिया, इधर भी 4। अब देखो इन दोनों के साथ भी माइनस था ना, तो ये माइनस जब इधर आएगा तो हम ऐसे ऐसे लिखेंगे, इसके साथ भी माइनस, इसके साथ भी माइनस, माइनस माइनस कैंसिल होकर एटलीस्ट दोनों के साथ प्लस ही बचेगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट इनके साथ प्लस लिखा है। समझ आ गया। आगे ये देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1/2 ये वाला x प्लस 11/4, ये हमारे पास क्या आ गई, y इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई। क्या, y इंटरसेप्ट फॉर्म। अब y इंटरसेप्ट फॉर्म में हमारे पास स्लोप क्या होती है, ये x वाली वैल्यू, ये भी आपने याद रखना है। तो यहाँ तक हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म फाइंड आउट कर ली है। अब हमने 2 इंटरसेप्ट फॉर्म फाइंड आउट करना है, तो वही आपने इक्वेशन लेनी है जो आपको क्वेश्चन में गिवन थी, और उसमें आपने ये 2 वैल्यूज इधर रखनी है, कॉन्स्टेंट को उठा के दूसरी तरफ लिख देना है, ठीक है। और फिर इनको डिवाइड कर देना, मतलब ये 11 खत्म करने के लिए ना तीनों वैल्यू को 11 पे जो है वो डिवाइड करना है। तो मैंने लिखा डिवाइड बोथ साइड बाय -11। तो इन दोनों नीचे भी, दोनों वैल्यू के नीचे 11 लिखा, और इस यहाँ पे भी 11 लिखा, तो 11 कैंसिल होकर आ जाएगा 1। यहाँ पर हमने वो वाला फॉर्मूला क्रिएट करना है, x/a प्लस y/b इक्वल 1, ठीक है। वो वाला फॉर्मूला बनाने के लिए हमने कांस्टेंट एक तरफ लेकर आए, और कांस्टेंट को 1 बनाने के लिए उसी की वैल्यू के साथ सबको डिवाइड किया, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला भी क्वेश्चन नंबर 6 में जो है वो यूज हुआ है, ठीक है। हो गया बेटा। अब ये देखें, x इधर ही रहा, ये 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 11 के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। ये 4y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 11 के साथ आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस सिंगल है तो वो लिखा रहेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 11/4, ये आ जाएगा -11/2 और इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। ये अब हमने जो है इसको 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया। y इंटरसेप्ट फॉर्म आपके पास होती है ये, जिसमें सिंगल इस तरफ y चाहिए होता है आपको, ठीक है। और इसके अलावा जो है 2 इंटरसेप्ट फॉर्म होता है हमारे पास, जिसमें हमने ये वाला फॉर्मूला बनाना होता है ना, x/a प्लस y/b इक्वल 1। तो ये हमारे पास 2 इंटरसेप्ट फॉर्म बन गया। अब इसी इक्वेशन का हमने नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट आउट करना है। तो ये हमारे पास आ गया। नॉर्मल फॉर्म का मतलब होता है ax प्लस by प्लस c, यानी कि पहली वैल्यू ax की हो, दूसरी वैल्यू by की हो, और तीसरी वैल्यू कांस्टेंट की हो। तो a के साथ x है, तो x क्या मतलब a की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 2, b की क्या वैल्यू आ जाएगी, ये -4, और c किसके इक्वल है, 11 के, ठीक है। पहली वैल्यू 2 है, दूसरी वैल्यू -4 है, और तीसरी वैल्यू c की 11 है, ठीक हो गया। अब इसको नॉर्मल फॉर्म में बनाने के लिए आपने क्या किया, आपने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है इसमें, ठीक है। वो फॉर्मूला है हमारे पास p इक्वल c/√a² प्लस b², ठीक हो गया। नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट आउट करने के लिए बेटा आपने इसमें फॉर्मूला लगाना है p इक्वल c, ये इसको एब्सोल्यूट लाइंस भी पढ़ सकते हैं आप, डिस्टेंस भी पढ़ सकते हैं, √a² प्लस b²। अब हमें पता है c की वैल्यू क्या गिवन थी हमारे पास, c की वैल्यू गिवन है 11, a की वैल्यू है हमारे पास 2, और b है हमारे पास -4। ऑलराइट, जहाँ जहाँ पे वैल्यूज है वहाँ पे उनकी सिंगल वैल्यू लिख दें, ठीक है। c ये साथ लिखने, आप ना भी लिखेंगे तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। इसका बस ये मसला होता है कि वैल्यू जो है माइनस में ना आए। 11 ऑलरेडी हमारे पास प्लस में, यहाँ पर हमने 11 लिखा, a की जगह पे 2 की वैल्यू है, 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर, b की जगह पे -4 है तो -4 लिखेंगे। अगर कोई भी वैल्यू है ना उसके ऊपर स्क्वायर हो तो उसका माइनस खत्म हो जाता है, ये बात भी हमें पता है, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 16, 2 2 जा 4 आ गया, 16 और 4 20 आ गया, 11/20। अब 20 का सिंपल आप एलसीएम ले लो, ये देखो 20 है, 2 1 जा 0 7 वैसे ही, 2 5 जा 5 1 जा, 2 2 जा क्या आता है 4/5 आ गया, मल्टीप्लाई 5, ये देखो ना 2 2 जा 4 और मल्टीप्लाई 5, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो वो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा। 5 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, इसलिए वो स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। तो ये आपके पास नॉर्मल फॉर्म का आपके पास वैल्यू आ गई 11/2 इंटू स्क्वायर रूट 5, ठीक है। अब इसका जो है हमने अभी तक ये सवाल ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है। अब इसमें हमने जो है इसका कॉज भी फाइंड आउट करना है। इसमें अगर हम देखें क्वेश्चन में, हाँ ठीक है, इसमें अब जो है वो हमने एंगल भी फाइंड आउट करना है। अब एंगल मैंने यहाँ पर लिखा है कॉज, ठीक है। अब जो है जब हमने चैप्टर नंबर 6 पढ़ा था, ठीक है, तो चैप्टर नंबर 6 में हमने ये कॉज साइन टैन इसके बारे में बहुत डीपली पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि अगर हमने एंगल फाइंड करना है ना, तो उसके साथ जो एंगल लिखा हुआ है वो इधर कॉज है, इस तरफ आके कॉज इनवर्स हो जाएगा, ठीक है।
अच्छा जी, अब ये देखो आपका जो एंगल का फॉर्मूला, डियर स्टूडेंट यहाँ पर अब कोस अल्फा है ना, तो इसके ऊपर अब हमने ए लिखना है। जैसे कि नॉर्मल फॉर्म के ये फॉर्मूले के लिए हमने ऊपर सी लिखा है ना, फॉर्मूला यही लेगा, लेकिन क्योंकि मैंने कोस अल्फा चूज़ किया है तो कोस अल्फा के लिए ऊपर जो फॉर्म आएगी वो अब ए की आएगी। क्लियर? ए की वैल्यू थी 2 और ये ए स्क्वायर रूट बी स्क्वायर रूट की जगह पे हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया ना सारा, ये ए स्क्वायर रूट प्लस बी स्क्वायर रूट की जगह पे क्या आंसर आया है 2 × 5। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 × 5, डायरेक्ट फाइंड करने की जरूरत नहीं है। 2 से कैंसिल, तो आपके पास सिंपल आ गया 1/√5। ऑलराइट, अच्छा जी, अब हमने ये जो पूरा लिखा ना a/√a + b², इसकी जगह पे मैंने सिंपल ये लिख दिया a 1/√5। ये कॉज इधर है, इस तरफ आके कॉज इनवर्स हो गया। ठीक हो गया। अब कॉज इनवर्स हम फाइंड करेंगे 1/√5, तो वो इक्वल टू आ जाएगा 63.45। कैलकुलेटर के थ्रू आप जो है वो इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे भला, मैं भी आपको दिखा देती हूँ आपने कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल, आप जाएं यहाँ पर तो आप लिखें पहले √5 का आंसर क्या आता है। √5 का आपके पास आंसर आया है 2.236 तक मैंने लिख लिया। ठीक है, अब हमारे पास ये √5 है ना, तो ये डिवाइड हो रहा है 1 के ऊपर, 1 के साथ डिवाइड कर दें 2.236 को। ठीक है, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.447। ठीक हो गया। अब कॉज इनवर्स फाइंड करना है, शिफ्ट प्रेस करें, कॉज प्रेस करें, कॉज इनवर्स आ गया तो आपने ये वाली वैल्यू लिखनी है जो कि 1 को √5 के ऊपर डिवाइड करने से आ रही है, और वो है 0.447। ठीक है, समथिंग कुछ इसी तरह था, तो आ गया 63.44। तो ये देखो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है 63.45। 5 इसलिए लिख दिया कि ये सारी वैल्यू को मैंने राउंड ऑफ कर दिया। ठीक है, वैसे 4 आता है लेकिन सारी वैल्यू को राउंड ऑफ करना होता है, तो फिर इसलिए मैंने इसको इस तरह लिख दिया है। ठीक हो गया, ये आ गया हमारे पास अब वैल्यू। अब ये क्वेश्चन जो है, ये एक हमारे पास एंगल आया, इसको टोटल जो डिग्री होती है ना 180, जो क्वेश्चन एक्सिस की टोटल लाइन होती है उसमें से इसको हमने माइनस करना है। और ये कोई न्यू मेथड नहीं है, ये हमने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, ये मेथड को, अच्छा जी, ये अब इस एंगल में से इस एंगल को माइनस कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, जब 180 से माइनस करोगे ना तो वैल्यू आ जाएगी 116.55 डिग्री। अब ये फॉर्मूला, ये जो इतना जो मेथड है ना, ये हमने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में। सेम वही क्वेश्चंस का जो सारा स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला है वो यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। अच्छा जी बेटा, आपने फॉर्मूला लिखा है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा। ये पहले भी बात हो चुकी है जब मैंने ये क्वेश्चंस करवाए थे कि x के साथ cos लिखते हैं हमेशा और y के साथ हमेशा sin लिखते हैं। ठीक है, तो cos का आपके पास जो फॉर्मूला आया ना वो आपके पास आया है ये। ठीक है, ये हमने सारा cos फाइंड आउट किया, वो उसकी जगह पे आप लिख देंगे 116.55 प्लस y sin, और उसके मतलब अल्फा हमारे पास ये आ गया ना, दोनों के ये जो अल्फा है ना ये वाला अल्फा, इसकी जगह पे आपने दोनों की जगह पर आपने ये जो एंगल आया है ये लिख देना है। और राइट, फिर आपने क्या कर लेना है, इनको डिग्री, हाँ ये कोस का ये फाइंड आउट कर लें और इसका साइन का फाइंड आउट कर लेंगे, इक्वल टू आ जाएगा 11/225। ठीक है, फाइंड करने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप लिख दें x cos अल्फा y sin अल्फा। अल्फा की जगह पे उसका ये जो अल्फा आया है उसका जो एंगल आया है वो लिखें, और ये जो आपके पास नॉर्मल फॉर्म की वैल्यू आई थी ना, नॉर्मल फॉर्म का जो आंसर आया था वो डायरेक्ट इसके इक्वल लिख दें। ठीक है, ये याद रखें कि ये सारा जो इस पेज पे हमने काम किया है सारा सारा नॉर्मल फॉर्म फाइंड आउट करने के लिए किया है। ठीक है, इस तरह सारा जो है वो नॉर्मल फॉर्म में फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये फॉर्मूला लगाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, फिर हम कोस पे जाते हैं, कोस की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, फिर अल्फा फाइंड करते हैं, फिर अल्फा को 180 से माइनस करते हैं, और फिर ये वाला फॉर्मूला लिखकर उसको इक्वल टू जो आंसर आया होता है उसके इक्वल लिख देते हैं। क्लियर, ये हमारा भी ए पार्ट हुआ है। ऑलराइट, अभी हम मूव करते हैं जी अपने बी पार्ट के ऊपर। तो बी पार्ट में अब जो हमारे पास वैल्यू दी गई है ना वो दी गई है 4x + 7y - 2 = 0। अब इसको सबसे पहले हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में करेंगे, तो स्लोप का हमें पता है वो क्या होती है, वो होती है y = mx + c। तो इधर हमने बस y रहने दिया 7y, 4x उठा के 0 की तरफ ले आए, माइनस हो गया, ये इधर माइनस इधर आके प्लस हो गया। हमें तो सिर्फ यहाँ पे y चाहिए ना इसके मुताबिक, तो 7 को फिर इस तरफ जाके हम डिवाइड करवा देंगे, तो ये हमारे पास बन गई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इसको 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट आउट करने के लिए पहला पार्ट हमने बहुत ब्रीफली जो है वो उसको समझा है, ये थोड़ा हम स्पीड से कर लेते हैं। तो 2 इंटरसेप्ट फॉर्म करने के लिए हम जो है ना, ये कांस्टेंट वैल्यू थी -2 वाली। ठीक है, ये जो -2 था इसको हम इस तरफ ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा।
अब इस 2 को 1 बनाने के लिए, क्योंकि इसकी जगह पे हमने फॉर्मूला बनाना है x/a + y/b = 1, ये बनाने के लिए हमने क्या किया, ये 2 के साथ हर वैल्यू को डिवाइड कर दिया, तो 2 2 से कैंसिल होकर 1 आ गया, इनके नीचे 2 हमने लिखा रहने दिया। अब ये देखो 2 1 2, 2 2 4, तो ये आ गया 2x, ये आ गया +7y/2 = 1। अब यहाँ पर हमें ऊपर सिर्फ x चाहिए, क्यों? क्योंकि उसका ये फॉर्मूला ना, फ्रैक्शन के ऊपर नोमिनेटर में सिर्फ x होता है, तो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, इसके नीचे 1 है ना, तो 1 के साथ आके डिवाइड होगा, 1/2 लिख दिया। y इधर ये 7y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 के साथ आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके पास 2 इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई। नॉर्मल फॉर्म के लिए आपने सेम वही किया, a की वैल्यू 4 है x वाली, b की वैल्यू y वाली है 7, और c की वैल्यू सिंगल कांस्टेंट वाली वो आ गई -2। यही जो इक्वेशन गिवन थी क्वेश्चन में, उसी को लेकर आगे हमने ये वाला काम किया। सिंपल वही p वाला फॉर्मूला लगाएं, c a b की वैल्यू पुट करें, इन दोनों का स्क्वायर ले लें। इसको, ये जो एब्सोल्यूट वैल्यूज की लाइंस होती है ना, इसका मतलब होता है आपने बस माइनस में नहीं लिखना। वहाँ पे 11 हमारे पास प्लस में था ना, तो सिंगल हमने लाइंस खत्म करके 11 लिख दिया। अब यहाँ पे 2 हमारे पास -2 है, ठीक है। इस -2 को हम खत्म करने के लिए ये लाइन जो है, इस माइनस को खत्म करके सिंपल 2 ले आएंगे। एब्सोल्यूट का में भी आपने पहले भी पढ़ा हो, एब्सोल्यूट का मतलब होता है माइनस के साइन को खत्म कर दे। इन दोनों को प्लस करोगे तो 65 आ जाएगा, तो ये आपके पास अभी पी का आंसर आया। अब आपने सारा यही काम करना है कि पहले कोस बनाना है, फिर लास्ट पे इसको इसके इक्वल लिख देना है। अच्छा जी, ये देखें वही कोस का फॉर्मूला लिखा, a/a² + b²। तो इन सब को सोल्व करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 4/65। अब ये देखो ना, a की वैल्यू 4 है, और ये हमने पहले ही फाइंड आउट किया है। यहाँ पर ये देखो सारा सोल्व किया है, सारा सोल्व करके लास्ट पे 65 आया, तो यहाँ से देख के यहाँ पे लिख लिया, दोबारा सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। सेम वही मैंने आपको बताया कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। √√, 65 कैलकुलेट से फाइंड करें, आंसर आएगा 8.062, उसको 4 पे डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा 0.496। फिर कॉज इनवर्स कैलकुलेट से फाइंड आउट करो, आपके पास ये एंगल आ जाएगा। आपने सिंपल फिर ये लिखने के बाद ये जो आपने नॉर्मल फॉर्म का आंसर निकाला था ना, यहाँ पर ये वाला सिंपल, इसको आपने ये कॉज अल्फा साइन अल्फा के इक्वल लिख देना है। ये लिख के ना x कॉज अल्फा + y साइन अल्फा, तो वो p के इक्वल आना है। p का क्या आंसर था 2/75, तो आपने लिख दिया। ये b पार्ट हो गया। इसी तरह सेम हमने ये c पार्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म फाइंड आउट करनी है, वो हम करेंगे इस तरफ इक्वल की इस तरफ y आ जाए, x सेकंड पे और कांस्टेंट थर्ड पे। तो ये देखो 3 1 3, 3 5 15, तो इसकी जगह पे 1/5, 8/15 का कुछ हो नहीं सकता, तो हमने उसको वैसे ही रखा। समझ आ गई ना हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है y = mx + c। तो इस तरफ ये y रहने दिया, 15 दोनों के नीचे हमने डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास y इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई। अब 2 इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है x/a + y/b = 1। तो 1 बनाने के लिए कांस्टेंट को इस तरफ ले आएंगे, तो फिर उसी वैल्यू के साथ दोनों को डिवाइड कर देंगे। कांस्टेंट इधर आया तो -3 हो गया। अब ये -3 के साथ ही डिवाइड करेंगे ताकि इस तरफ 1 आ जाए, फॉर्मूले के मुताबिक हमारी वैल्यू आ जाए। तो जब -3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1, 3 1 3, 3 5 15, तो ये 5, ये माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस माइनस कैंसिल होके 8/3 आ गया, क्योंकि 8 और 3 का मजीद कुछ नहीं हो सकता। अब फॉर्मूले के मुताबिक हमें ऊपर जो है सिंगल x चाहिए, ये और x/3 लिखा हमने, और ये 8x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 के साथ आके डिवाइड हो जाएगा, तो हम लिख देंगे 3/8। अब y के नीचे कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब 1 है, तो y/1 लिखा रहने दिया हमने, तो ये 5 1 के साथ आके डिवाइड हो गया। आप दरमियान में प्लस लिख दें, मतलब इसको माइनस प्लस करने की जरूरत नहीं है, 3 के साथ ही माइनस लिखा रहने दें। तो ये जो है दोबारा जब 5 नीचे आएगा तो इसके दरमियान प्लस आ जाएगा, और ये 5 का माइनस जो है 1 के साथ आ जाएगा, क्योंकि फार्मूले की भी शर्त ये है कि दरमियान में प्लस हो, इसलिए हमने इसका माइनस इसको वापस कर दिया, हमने उससे नहीं लिया। तो ये 2 इंटरसेप्ट फॉर्म भी हो गया। नॉर्मल फॉर्म के लिए वही काम करेंगे, a b और c की वैल्यूज निकालेंगे, p का फॉर्मूला लिखेंगे, तीनों वैल्यू की जब इनके वैल्यूज पुट करेंगे, और इन दोनों का स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट लेने के बाद 8 की वैल्यू आ जाएगी जी आपके पास 64, 15 के 225, इनको आपस में प्लस करोगे तो आंसर आ जाएगा 289। तो 289 डायरेक्ट जो है वो आपके पास स्क्वायर रूट होता है, ये देखो स्क्वायर रूट 289 क्या आया 17, तो डायरेक्ट इसकी जगह पे मैंने लिख दिया 17, और 3 ऑलरेडी ऊपर है, तो p का आंसर आ गया 3/17। तो 3/17 करने के बाद पहले हम कॉज अल्फा पे जाएंगे। कॉज अल्फा का फॉर्मूला सेम p वाला होता है, लेकिन c की जगह पे हम a लिखते हैं। a की वैल्यू थी -8,
ये पूरा सोल्व आउट करने के बाद हमारे पास आंसर है 17 लिखा। 8 को 17 पे डिवाइड कर दें, ये देखें 8 डिवाइडेड बाय 17, क्या आंसर आया 0.470, वो लिख दिया हमने। अब साथ माइनस था तो माइनस भी लिखा रहने दिया। उसी तरह कोज इस तरफ है, यहाँ पे इक्वल भी आएगा, इस तरफ आए कॉज इनवर्स हो जाएगा। 0.47 का जब आप कॉज इनवर्स फाइंड आउट करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 61.96। डियर स्टूडेंट्स, अब ये जो वैल्यू है ये कॉजल फा की, इसको हमने 360 में से माइनस करना है। 360 में से इसलिए माइनस करेंगे कि जो हमारे पास एक्स एक्सिस की लाइन होती है उसकी डिग्री होती है 180 तक, ठीक है। लेकिन ये पार्ट सी में जो हमारे पास वैल्यू जा रही है ना वो रिफ्लेक्सिव एंगल तक जा रही है, वो हमें जो है वो हमें जो क्वाड्रेंट 4 है ना वहाँ तक वैल्यू चाहिए। इसलिए हम जो पूरा सर्कल होता है ना 360 उसकी वैल्यू लेंगे और उसमें से फिर इसको अपने एंगल को डिवाइड करेंगे ताकि हमारे पास रिफ्लेक्सिव एंगल से ज़्यादा वैल्यू आ जाए जो कि 4 क्वाड्रेंट में अप्लाई करे, ठीक है। इसलिए हमने इसको 360 में से माइनस करना है। माइनस करके फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा 298.04 और 04 क्योंकि पॉइंट के बाद 0 आ गया तो वो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम 298 लिख कर आगे जो पी का आंसर है वो इसके साथ हम जो है वो एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। 3/17 जो है वो इसका आंसर आ गया। जो 10 है वो हमारा हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे थे हम, यस। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास वैल्यू है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग चेक वेदर द टू लाइंस आर पैरेलल परपेंडिकुलर और नेदर। ये हमने क्वेश्चन नंबर आगे जो ऊपर वाले क्वेश्चन था शायद 5 या 6 हमने ऐसे सॉल्व किया था, जिसमें हमने चेक किया था कि क्या ये पैरेलल है या परपेंडिकुलर या दोनों में से कुछ भी नहीं है। बहुत मजे का सवाल है। अब ये वैल्यू दे दी गई है हमारे पास ए वाला पॉइंट, ठीक है, एक है और दो वैल्यूज दी गई है। अब इनके स्लोप फाइंड आउट करने के लिए हमने इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनाया, वाई इंटरसेप्ट फॉर्म। वाई इधर लिखा रहने दिया, 2 इधर प्लस का इधर आके माइनस। ऐसा क्यों किया? क्योंकि वाई इंटरसेप्ट फॉर्म होती है वाई इक्वल एम एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया एम एक्स प्लस सी। तो ये जो m वाली वैल्यू होती है ना ये होती है स्लोप की, x के साथ जो लिखी होती है। तो x के साथ क्या लिखा हुआ है -2, तो ये m1 इक्वल टू -2 आ गया, यानी कि पहली स्लोप ये आ गई। अब ये है दूसरी इक्वेशन, इसमें से हमने क्या करना है, ये 2y इधर लिखा रहने दिया, 4x इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। इधर भी तो हमने यही फाइंड करना ना, y इक्वल एम एक्स प्लस सी। तो c इधर, ये 5 इधर प्लस के इधर आके माइनस का हो जाएगा। हमें सिर्फ यहाँ पे y चाहिए। 2 को इन दोनों के साथ डिवाइड कर देंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, सॉरी 2 2 ज़ा 4। तो ये आ गया अब -2। दूसरी स्लोप क्या आई? -2। अब देखो m1 भी -2 है और m2 भी -2 है, तो हमने लिख दिया m1 इक्वल टू m2 इक्वल -2, यानी कि दोनों स्लोप्स इक्वल हैं। जब दोनों स्लोप इक्वल होंगी तो हम लिख देंगे सो बोथ लाइन्स आर पैरेलल। यही फाइंड करना था ना कि ये पैरेलल है, इक्वल आ रही है तो मतलब पैरेलल है। इसी तरह बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये दूसरी क्वेश्चंस दी गई हैं, आपने इधर भी वाई इंटरसेप्ट फॉर्म लिखनी है, वाई इधर ही लिखा रहने दें, ये दोनों वैल्यू ऑलरेडी इधर है, ये 3 को इन दोनों के साथ डिवाइड कर दो। तो ये जो x के साथ आ रहा है ना वो आपके पास स्लोप है। इसी तरह वाई इधर लिखा रहने दें, ये -8 इधर आके प्लस हो जाएगा, इधर प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा। हमें जस्ट वाई चाहिए, 2 को इन दोनों के साथ डिवाइड कर देंगे। तो ये जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे देखो 4 कैसे आया, 8/2 आना था ना, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा, इसलिए यहाँ पर 4 आ गया। तो ये जो x वाली वैल्यू है ना ये हमारे पास होती है स्लोप। तो ये देखो 2 ऊपर है, यहाँ पर नीचे है, यहाँ पर 3 नीचे है यानी डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पर नोमिनेटर में आ रहा है। ये वैल्यू प्लस में है, ये माइनस में है, मतलब टोटली ऑपोजिट है। जब वैल्यू टोटली ऑपोजिट आएगी तो उसका मतलब वो क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। सोल्व भी कर लेते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने के बाद देखो 2 2 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल, पीछे का बचेगा -1 इक्वल टू -1। तो जब वैल्यू -1 की इक्वल आ जाए तो मतलब वो क्या है, परपेंडिकुलर है। वैसे भी जब दोनों अपोजिट हों टोटली तो उसका मतलब वो क्या है, परपेंडिकुलर। अच्छा जी, थर्ड फॉर्म देख लेते हैं, उसमें इक्वेशंस है। इधर हम 4y लिखा रहने देंगे, इन दोनों वैल्यू को उठा के इस तरफ लिख देंगे। ये हमें जस्ट y चाहिए, 4 को इन दोनों के साथ डिवाइड कर देंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4, तो 1/2 x के साथ आ रहा है, तो वो हमारे पास क्या है, हमारी स्लोप। इसी तरह यहाँ पर 2y लिखा रहने देंगे, ये दोनों वैल्यूज को इस तरफ लिख देंगे, 2 को इन दोनों के साथ डिवाइड कर देंगे। जब 2 इन दोनों के साथ डिवाइड होगा, ये देखो ये माइनस इधर भी है ना, इधर भी माइनस है, तो हमने क्या किया, कॉमन ले लिया माइनस, यानी कि इसका माइनस इसके माइनस से कैंसिल करवा दिया। ये देखो मैं बताती हूँ यहाँ पे क्या किया,
माइनस कॉमन लिया, यहाँ पे बचा x माइनस 7, तो ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो गया, पीछे बचा x माइनस 7। ये 2 इन दोनों के साथ डिवाइड करो, आ जाएगा 1/2 एंड माइनस 7/2। 1 यहाँ पे आया 1/2, यहाँ पर आया माइनस 1/2। तो ये तो जब मतलब 2 ऊपर होता 1 नीचे होता तो परपेंडिकुलर होते ना। अब तो ये ना तो सेम आ रहा है, सेम तब होता जब दोनों का ही साइन सेम होता, परपेंडिकुलर तब होता जब ये ऊपर नीचे होते। ना ये ऊपर नीचे है, ना इनका साइन चेंज है, ना तो ये पैरेलल है, ना ही ये परपेंडिकुलर है। तो हमने लिख दिया नेदर पैरेलल और नॉर परपेंडिकुलर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 की बेटा बात करें, उसमें हमारे पास लिखा हुआ है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू दिस एंड पैरेलल टू लाइन दिस। ठीक है, अब उन्होंने कहा जी एक इक्वेशन फाइंड करें जिसका एक पॉइंट आपके पास ये है और उसकी इक्वेशन आपके पास ये है। अब यहाँ पे देखो, अब जो गिवन लाइन दी गई है ना हमें, वो जो ये जो पॉइंट दिया गया वो दिया गया 2x माइनस 7y प्लस 4। अब इसको हमने y इंटरसेप्ट फॉर्म बनाना है, यानी कि y इक्वल mx प्लस c बनाना है। तो y इधर ही लिखा रहने देंगे, 2x उठा के इस तरफ, 4 भी इस तरफ आ जाएगा। ये दोनों इधर प्लस के इधर आके माइनस के हो जाएंगे। तो जब तीनों वैल्यू के साथ माइनस आ रहा है तो वो कैंसिल होकर प्लस आ जाएगा। जैसे मैंने बताया ना, कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेके देख लो, इधर आ जाएगा 2x प्लस 4, तो ये माइनस इस माइनस कैंसिल, तो पीछे सारी वैल्यूज प्लस की बचेंगी। अब हमें जस्ट y चाहिए, 7 दोनों के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो जब 7 दोनों के साथ डिवाइड होगा आपके पास, तो यहाँ पर सिंगल y बचेगा। तो मतलब ये इस फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चन आ गया इंटरसेप्ट में। और ये जो x के साथ वैल्यू आती है ना, वो हमारे पास हमारी स्लोप होती है। ठीक हो गया? तो हमने लिखा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू इस पॉइंट से जो हमें दी गई थी उसकी स्लोप क्या आई, 2/7 माइनस 4 और 7 की जो स्लोप है वो आपके पास क्या आई है, 2/7। ठीक है, अब हमने जो है वो मतलब इसका जो इक्वेशन वाला फॉर्मूला है ना उस पर अप्लाई करना है कि अब हमने हमारे पास स्लोप भी आ गई है, हमें ये वाला पॉइंट भी गिवन है। ठीक है, तो हम जो इक्वेशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, y माइनस y1 इक्वल mx माइनस x1। y1 की ये जो पॉइंट था ना 4 7 गिवन था मेरा ख्याल, -4 एंड 7। ठीक है, और स्लोप की वैल्यू थी हमारे पास 2/7, तो m की जगह पे 2/7 लिखा है। ये है x1 और ये है y1। ठीक है, x1 की जगह पे -4 लिख दें और y1 की जगह पे 7 लिख दें। ये +4 लिख दिया क्योंकि ये वाला माइनस और 4 वाला माइनस, दो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। ठीक हो गया, 7 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7y आ जाएगा, 7 7 जा 49। ये 2 अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 2x और 2 4 जा 8 आ गया। सारी वैल्यूज को उठा के इस तरफ लिख दो। ये 49 इधर भी माइनस का आएगा 49, ये 8 इधर प्लस के इधर आके माइनस का 8 आ जाएगा। ठीक है, और इधर आपके पास बच जाएगा 0 और यहाँ पर आपके पास बच जाएगा 7y एंड माइनस हम जो है x को कभी भी माइनस में नहीं लेकर आएंगे, हमें x प्लस में चाहिए। तो 2x प्लस 8 हमने लिखा, ये देखो 2x प्लस 8, ये वैल्यू इधर माइनस के इधर आके प्लस की हो जाएगी 49, और ये 7y इधर प्लस के इधर आके माइनस का हो जाएगा। 49 में 8 ऐड करो तो आ जाएगा 57y माइनस 7y और ये आ गया 2x। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। अच्छा बेटा, ये है क्वेश्चन नंबर 13, हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये एक्सरसाइज थोड़ी लेंथी थी, क्वेश्चन तो वैसे 13 ही थे, लेकिन हर क्वेश्चन के आगे पार्ट थे, कुछ डिफरेंट मेथड से हो रहे थे। लेकिन ये बात याद रखिए, हर क्वेश्चन में जो है एटलीस्ट हमने स्लोप ही फाइंड आउट करनी थी 7.2 में। ठीक है, स्लोप के 2-3 फॉर्मूलाज हैं, वो जरा आपने देख लेने ध्यान से। अब हम बात करते हैं हमने एक लास्ट क्वेश्चन की। तो लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास लिखा है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू, उसका जो पॉइंट दिया गया वो दिया गया 5 - 8। ये जरा क्वेश्चन को आपने ध्यान से अपनी बुक से मैच कर लेना है कि क्या आपके पास आपकी बुक में 5 - 8 दिया गया है वैल्यू, और फिर उन्होंने क्या जी परपेंडिकुलर स्लोप होगी और वो किस पॉइंट पे ज्वाइन कर रही है, वो ए और बी दे दिया गया, यानी कि हम स्लोप खुद फाइंड करेंगे ए बी से। ये हमारे पास आ गया x1, ये आ गया y1, ये आ गया x2 और ये आ गया y2। अब मैं उस बात पे आ जाऊँगी, मैंने जो कहा है कि आपने ध्यान से इन क्वेश्चन की वैल्यू मैच कर लेनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने सोल्व किया है, इसको मैंने प्रूफ रीड भी किया है और उसके बाद भी मेरा जो आंसर है वो बुक के पीछे जो है वो मैच नहीं कर रहा। ठीक है, तो अगर आपके पास भी यही वैल्यूज़ हैं तो फिर जो मैं जिस वे से क्वेश्चन करवाऊंगी उसका मतलब वो 100% ट्रू है, तो क्वेश्चन में पीछे मसला है। तो अगर आपके पास कोई वैल्यू चेंज है तो इसका मतलब मेथड सेम यही रहेगा, बस वो एक वैल्यू जो डिफरेंट होगी वो आपने यहाँ पे पुट कर लेनी है। अभी हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे हम सिंपल स्लोप फाइंड आउट कर रहे थे, सिंपल स्लोप फाइंड करेंगे। स्लोप का क्या फॉर्मूला था भला, याद होगा आपको, अभी हमने बहुत दफ़ा रिपीट किया है, y2 - y1 / x2 - x1।
सबसे पहले हमने y2 करना है, ये है x1, ये है y1, ये है x2 और ये है y2। y2 माइनस y1 करेंगे, 7 में से हमने 8 माइनस किया, ये माइनस और फॉर्मूले का माइनस क्या हो गया प्लस, 7 + 8 = 15। 10 माइनस 15 करेंगे तो माइनस ये वाला और ये फॉर्मूले वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया, 10 और 15 आ गया 25। तो ये देखो 5 के टेबल पे कैंसिल हो सकता है ना, 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25। तो 3/5 हमारे पास स्लोप आई है। लेकिन क्वेश्चन में क्या रिक्वायर्ड था, क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था परपेंडिकुलर, यानी इस स्लोप को अब हमने परपेंडिकुलर बनाना है, इसको टोटली चेंज कर देना है। ये प्लस में है तो माइनस में आ जाएगी, 5 नीचे है तो ऊपर आ जाएगा, 3 ऊपर है तो नीचे चला जाएगा, यानी कि इसी इक्वेशन को आपने टोटली उलट कर देना है। तो ये स्लोप बन गई। अभी हमारे पास परपेंडिकुलर स्लोप आ गई है, इसका ये पॉइंट भी गिवन था हमारे पास। ये देखो जो थ्रू लाइन का दिया गया था ना पॉइंट 5 - 8, सबसे पहले आपने उसको लेना है, और ये जो अभी अभी परपेंडिकुलर स्लोप फाइंड आउट किया है इसको लेना है, और इक्वेशन की जो स्लोप का फॉर्मूला है वो पुट कर देना है। y1 की जगह पे ये आ जाएगा -8 और x1 की जगह पे आ जाएगा 5। ठीक है, इनको पुट करें, स्लोप का आंसर है हमारे पास -5/3। ठीक है, -5/3 इसको लिख दिया हमने। अच्छा जी, अब ये देखो 3 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये वैल्यू हम -5 इधर इनके साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3y आ जाएगा, 3 8 ज़ा 24, 5x और 5 5 ज़ा 25। ये देखें 3y + 24 + 5x - 25 = 0। अच्छा जी, ये देखें ये 5x मैंने यहाँ पे लिखा, ये 3y भी लिखा, 24 को माइनस कर दें 25 में से तो आपके पास आंसर बचेगा -1, और इक्वल के इस साइड पे क्या है 0। ठीक हो गया, तो ये हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है, ये मेरे पास आंसर आ रहा है। आप मैच कर लें, ये बुक के पीछे जो है वो मैच नहीं हो रहा, लेकिन बिल्कुल जो है वो 100% ट्रू मेथड है। अगर आपके पास भी यही वैल्यू है तो फिर आपका भी यही आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो एक्सरसाइज वो कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी जो है इसकी 7.3 भी अपलोड कर दूंगी। मैं लिखना मैंने स्टार्ट कर दी है। तो बेटा आपसे रिक्वेस्ट है, दुआओं में याद रखें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ भी, और बस ये है कि दुआओं में याद रखा करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।